वेलकम माय डियर ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु विशाल त्यागी सर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन कॉफिशिएंट और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट। म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट क्या है? वो कॉफिशिएंट है जो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स के बीच इंड्यूस होता है। जब सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आपने अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने आपको बताया था कि मेरी इंस्टा आई डी है विशाल त्यागी 784 और एक शिव आर्ट्स के नाम से। जो विशाल त्यागी 784 है उस पर मैं कुछ साइंस के बहुत बढ़िया फैक्ट डालता हूँ। फैक्ट नहीं, कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि ऐसा क्यों है। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बट इट इज़ 2.93 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैं आपको बताता हूँ कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पर नहीं चलती, लाइट कई बार बेंट भी हो जाती है अकॉर्डिंग टू द मास। आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद चलो बात करते हैं फिजिक्स की म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? हमने बात की थी जब हमारे पास दो सोलेनॉइड थे, तब एक सोलेनॉइड के अंदर अगर करंट चेंज होता था तो दूसरी के अंदर क्या होता था? मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता था। उसे हम यहाँ करेंगे डिस्कस। मैंने मान लिया एक सोलेनॉइड है S1 और एक सोलेनॉइड है S2 और S1 सोलेनॉइड के अंदर N1 नंबर ऑफ टर्न्स है और S2 सोलेनॉइड के अंदर N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। दोनों की लेंथ L है और दोनों का कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया जितने एरिया को इसने एक दूसरे के साथ ले रहा है वो कॉमन एरिया कैपिटल A है। जहां अगर एक सोलेनॉइड का एरिया A1 था और दूसरे का एरिया A2 था तो A1 इंटरसेक्शन A2 A के बराबर है, मतलब दैट इज द कॉमन एरिया। हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट या म्यूचुअल इंडक्शन सिर्फ कॉमन एरिया पर निर्भर करता है। चलिए सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इसकी थोड़ा थ्योरी लिखेंगे। अगर आप एक क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको थ्योरी कम लिखनी होती है, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो थ्योरी आपको ज़्यादा लिखनी होती है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लेट अस कंसीडर टू सोलेनॉइड। माना हमने दो सोलेनॉइड है S1 एंड S2, जिसका नाम S1 तथा S2 है। N1 and N2 are the number of turns in respective solenoids S1 and S2. L is the length of the solenoid and A is the common area. अगर आपको न्यूमेरिकल या किसी भी क्वेश्चन में लिखा होता है कि A1 and A2 are the area of the solenoid S1 and S2, तो आप क्या लिखेंगे? A1 इंटरसेक्शन A2 A के बराबर है, जहाँ A कॉमन एरिया है। अब इतनी थ्योरी के बाद आप सबसे पहले क्या कहेंगे? हमने मान लिया लेट I2 करंट चेंज इन S2, तो फ्लक्स किसमें पैदा होगा? S1। तो आप क्या कहेंगे? फ्लक्स चेंज इन S1 किसके बराबर? phi1 विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्स किसके अंदर चेंज हुआ है? phi1, मतलब S1 के अंदर। तो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ S1 ड्यू टू S2 into I2 as it is. Let it be equation first. यहाँ लिखेंगे आप M12 is the mutual induction coefficient of S1 due to S2। अब कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा। जब I2 करंट चेंज हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड V2 चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आप क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड B2 किसके बराबर होगा? म्यू नॉट N2 I2 अपॉन L। अब आप phi1 की वैल्यू B2 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, किसके बराबर होगी? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। अब आप B2 की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे और आपके पास phi1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट N1 इनटू N2 A I2 अपॉन L। लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को बराबर रखेंगे और यहाँ से आप M12 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आपको इस पूरे डेरिवेशन में म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप क्या लिखेंगे? M12 की वैल्यू जो आपके पास आएगी, M12 की वैल्यू आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे M12 दैट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा I2 से आपने I2 को काट दिया तो आपके पास बचा म्यू नॉट N1 इनटू N2 A अपॉन L। लेट इट बी इक्वेशन थर्ड। अब इसे आप क्या लिखेंगे? इक्वेशन थर्ड। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल 100% क्लियर है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा? लेट I1 करंट चेंज इन S1 और फ्लक्स चेंज इन S2।
तो यहाँ phi 2 आ जाएगा और यहाँ I1 आ जाएगा। अब phi 2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, और यहाँ करंट क्या लिखेंगे आप, I1। अब आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन 4। अब आप क्या लिखेंगे कि M21 इज द म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, कॉमन सेंस का यूज कीजिए। करंट यहाँ I1 है तो I1 करंट से मैग्नेटिक फील्ड V1 होगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। अब इसके बाद जब मैग्नेटिक फील्ड V1 है तो V1 यहाँ लिखेंगे आप, तो phi 2 चेंज होगा 2, तो यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे आप N2, और आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन 5। अब आप इक्वेशन 4 और 5 को बराबर रखें, पुटिंग 4 इक्वल टू 5। ऐसा करने पर आपको M21 की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट N1 इंटू N2 A/L। इस इक्वेशन को आप मानेंगे 6। जो अभी मैंने यहाँ से रख की है इक्वेशन 3 वो आपको जरा नोट कीजिएगा, आपने नोट्स में लिखा होगा। इसके बाद आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को बराबर रख देंगे और आपके पास M21 की वैल्यू M12 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि जितना म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट एक सोलिनॉइड के कारण दूसरे के लिए होता है उतना ही दूसरे के कारण पहले के लिए होता है। अब इसके बाद आप ये भी मान सकते हैं कि मैं इसे M मान लूं और N1 और N2 को मैं N मान लूं, तब आप म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट का एक सिंपल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे, N² A/L। अब यहां से एक चीज तो क्लियर है कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डज नॉट डिपेंड एट इलेक्ट्रिक करंट, इट ओनली डिपेंड द नंबर ऑफ टर्न्स एट द कॉमन एरिया बिटवीन टू सॉलिड्स एंड लेंथ ऑफ द सॉलिड। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन था म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट का। क्लास 12 में तो अक्सर पूछा जाता है, लेकिन ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में भी 7.5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें एक पार्ट यही आता है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट। अब इसके बाद इतना डिस्कस करने के बाद जब हम एक बात करते हैं अभी स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के अंदर किस तरीके से आप एनर्जी स्टोर करते हैं जरा समझिएगा। सोलिनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। जब करंट उसके अंदर आता है तो करंट आने के कारण एक एनर्जी इंड्यूस होती है, तो जो एनर्जी उसके अंदर इंड्यूस हुई है वो हीट की फॉर्म में भी है, वो इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में भी है, वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण भी है, सेल्फ इंडक्शन के कारण भी है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी है। तो इन सभी के कारण जो वहाँ स्टोर्ड एनर्जी होगी आपको उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। बहुत आसान लैंग्वेज में मात्र 2.5 से 3.5 मिनट के अंदर मैं आपको ये डेरिवेशन करा दूंगा। आप जरा फोकस रखिएगा यहाँ। सबसे पहले आपको कंसीडर कर लेना है माय डियर एक सोलिनॉइड। मैं रफ करते करते बोलता रहूंगा थ्योरी, आपको क्या लिखना है जरा लिखते चले जाइएगा। लेट अस कंसीडर अ सोलिनॉइड ऑफ एरिया A एंड लेंथ L कंसिस्ट नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल M। When I current change in the solenoid, then due to the change of the magnetic flux, EMF induce। ये लिखेंगे आपने एक सोलिनॉइड लिया जिसकी लेंथ L, एरिया A, नंबर ऑफ टर्न N है और इसमें मैंने मान लिया करंट चेंज हुआ I और इससे वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है जिसका EMF कैपिटल E है। तब इलेक्ट्रिक पावर किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक पावर बेटे इलेक्ट्रिक पावर होगा P इज इक्वल टू EI, वोल्टेज इनटू करंट। आप लोग तो इंटेलिजेंट है, आपको पता है वोल्टेज इंड्यूस इन द करंट इन द सोलिनॉइड किसके बराबर होता है? माइनस DLI/dt। मतलब सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट DI/dt। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है कि फॉर्मूला कहाँ से आया तो जरा ध्यान दीजिएगा। EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स था अकॉर्डिंग टू द फैराडे फर्स्ट लॉ और phi की वैल्यू थी LI के बराबर। सेकंड लॉ ये था और इसकी वैल्यू हम रखते हैं LI, तो हमारे पास EMF किसके बराबर आ जाता है? LDI/dt। तो मैंने E की वैल्यू इसके बराबर रखी, लेकिन पावर एक स्केलर क्वांटिटी है तो आप EMF का सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। ये वैल्यू उठा करके मैंने मैग्नीट्यूड में यहाँ लिख दी LDI/dt इनटू I, तो इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे पावर इज इक्वल टू LI/DI/dt। अब आप पावर की जगह क्या लिखेंगे? वर्क पर यूनिट टाइम, और ये LI/DI/dt। dt से आप dt को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास जो वर्क आएगा, वर्क का फॉर्मूला आपके पास आएगा LI/DI। अब आप टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे।
dw को इंटीग्रेट करेंगे 0 से w तक, l एज इट इज, I को इंटीग्रेट करेंगे 0 से l तक। आपके पास वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा l I स्क्वायर अपॉन 2। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ सॉलिनॉइड आ जाएगा आपके पास हाफ l I स्क्वायर। ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के लिए भी और क्लास 12 के लिए भी। आई होप आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे दोनों डेरिवेशन। मैंने सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट के लिए भी डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से बताया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 टॉपिक बताऊंगा, एक तो साइक्लोट्रॉन, एक बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। और आप तीनों टॉपिक को अच्छे से करेंगे क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइक्लोट्रॉन तो बहुत ही कम आता है, लेकिन बीटाट्रॉन ज़्यादा आता है। हमने क्लास 12 में पढ़ा था एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसे आप साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स उससे इसलिए एक्सेलरेट नहीं किए जा सकते क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी पार्टिकल की बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए साइंस ने एक नया इन्वेंशन किया था कि जिससे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, या फिर ये कह दीजिएगा उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को भी एक्सेलरेट कर सकते हैं जिनका मास लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जैसे कि बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। तो उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का नाम होता है बीटाट्रॉन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।